Hello and welcome to TMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. Dear students, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1st and 2nd अक्टूबर को हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे फॉर दुर्गा पूजा ब्रेक, तो उसमें से एक दिन तो न्यूज़पेपर्स आए भी नहीं थे। शायद से 1 अक्टूबर को द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस आया भी नहीं था। आज के जो कुछ टॉपिक्स होंगे वो मिक्स्ड होंगे, कुछ एक आर्टिकल्स 3 अक्टूबर के हैं, कुछ पुराने डेट्स के हैं। वैसे ही कल के दिन भी, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कुछ पुराने डेट के न्यूज़पेपर एनालिसिस होंगे। तो आने वाले 1-2 दिनों में जो हमारा बैकलॉग है मैं उसको क्लियर कर दूंगा, जो दुर्गा पूजा का 2 दिन का ब्रेक था उसके बैकलॉग को। ठीक है, तो आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे। सिमिलरली कल भी हम लोग कल के न्यूज़पेपर प्लस कुछ पुराने टॉपिक्स लेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट 20 पॉइंट्स पीस प्लान फॉर गाजा, इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, गाजा एरिया क्या है ये तो आप जानते ही हैं। ये दो छोटी टेरिटरीज आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे गाजा और यहाँ पे फिर वेस्ट बैंक, कलेक्टिवली इसी को कहा जाता है पैलेस्तीन। ये जो गाजा रीजन है, यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक एग्रेशन फोर्स काफ़ी एक्टिव है, जिसका नाम है हमास। हमास इज ए काइंड ऑफ militant as well as political unit which has managed administration of गाजा। ये जो रीजन है, यहाँ पे गाजा रीजन जो पैलेस्तीन का, यहाँ पे हमास ही ओवरऑल उनकी पॉलिटी एज वेल एज सिक्योरिटी मैनेज करता रहा है पैलेस्तीनियन लोगों की। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को एकाएक से हमास ने मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया ऑन इजराइल, क्योंकि हमास मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है? पैलेस्तीनियन लोगों को। एंड पैलेस्तीनियंस टू ग्रेट एक्सटेंट, मेनी ऑफ द पैलेस्तीनियंस टिल नाउ डू नॉट एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ इजराइल एज ए कंट्री। तो इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट में डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आने वाले टाइम में मैं फिर से किसी दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे इजराइल एज ए कंट्री बना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, कैसे पैलेस्तीन जो यहाँ के मुस्लिम अरबिक मुस्लिम लोग जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे, दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ इजराइल, और फिर तब से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये जो 2 स्टेट या 2 नेशन रिलेटेड रिजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशन में, उसके हिसाब से इजराइल बना 1948 में, लेकिन पैलेस्टीनियंस नेवर एक्सेप्टेड इजराइल एज ए कंट्री। ये इशू है। मुद्दा यह है कि पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक एग्रेशन फोर्स है या मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा रीजन में एक्टिव है, हमास, वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मैनेज करता है। दे कीप ऑन अटैकिंग इजराइल बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट इजराइल एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट डिस्पाइट अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय यूनाइटेड नेशन। इसी तरीके का एक मैसिव अटैक हुआ 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को। एकाएक से हमास ने सरप्राइज अटैक किया इजराइल के ऊपर। कई सारे सिविलियंस एज वेल एज इजरायली सोल्जर्स वेयर किल्ड, मेनी सिविलियंस वेयर टेकन हॉस्टेज ऑल्सो from Israel by Hamas। और तब से Israel has been continuing with large scale bombing, air strike over Gaza region। Israel though has said officially that it wants to target Hamas infrastructure, बट जब कंटिन्यूअस बॉम्बिंग हो रही है तो उसमें कई सारे सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं, मैसिव सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। तो इस कारण से ये जो गाजा रीजन के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल, दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेव ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन करेंट टाइम्स। उसको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए। कुछ ही दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरीके से जीनोसाइड कर रहा है इजराइल ओवर गाजा रीजन। उसी डायरेक्शन में अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेजर स्टेप लिया है। 20 पॉइंट प्लान रिलीज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कन्फ्लिक्ट। अब 20 के 20 पॉइंट तो नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान से हम देखते हैं। पहला, हमास डिसआर्मामेंट एंड सेफ पैसेज। हमास के जो भी लोग हैं, कैडर्स हैं,
वो सरेंडर करें और उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा पीसफुल तरीके से रहने का, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज अलाउड, और इफ दे वांट दे कैन लीव फॉर अदर कंट्रीज जहां पे उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, कतर या ईरान, जो ट्रेडिशनली हमास को सपोर्ट करते रहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ईरान तो सीधा सीधा सपोर्ट करता रहा है, बाकी देश भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे हमास के जो लोग हैं, कैडर्स हैं, दे कैन बी अलाउड टू गो, हैव सेफ पैसेज। उनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, उनको लीगली प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यह है कि हमास शुड कंप्लीटली सरेंडर, डिसआर्मामेंट को वो एक्सेप्ट करें, एंड देन दे विल बी अलाउड टू मूव टू अदर एरियाज। फिर गाजा रीजन में देयर विल बी एन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, एक अलग से फोर्स बनाई जाएगी बैक्ड बाय यूएस एंड इट्स अरब पार्टनर्स, मेनली सऊदी अरेबिया, यूएई। एंड दिस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स विल बी डिप्लॉयड इन गाजा। इसका मेन काम होगा कि पैलेस्तीन की पुलिस को ट्रेनिंग दे, आर्म्स एम्यूनेशंस का इनफ्लो यूज्ड बाय द इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट ग्रुप्स वो रोके, एंड इट इंश्योर्स कि ट्रांजिशन टाइम में, जब तक वहाँ पे फुल फ्लेजेड एक स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तब तक वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ये काम होगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का। और जब तक यहाँ पे फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती गाजा रीजन में, क्योंकि अभी तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, हमास हैज बीन आस्क्ड टू मूव आउट। और उसके बाद वहाँ पे जब तक फुल फ्लेजेड नेक्स्ट सेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, तब तक देयर विल बी अ ट्रांजिशनल अथॉरिटी। उस ट्रांजिशनल अथॉरिटी का सिक्योरिटी वाला काम करेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। उस ट्रांजिशनल अथॉरिटी को बनाया जाएगा जिसका काम होगा मेनली गवर्नेंस एक्टिविटीज देखना, ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन देखना, खासकर वहाँ पे इकोनॉमी को मैनेज करना, पॉलिटिकल डिसीजंस लेना। तो इसको कहा गया है ट्रांजिशनल अथॉरिटी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वहाँ पे फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। दिस ट्रांजिशनल अथॉरिटी विल टेक केयर ऑफ द गवर्नेंस विल बी क्रिएटेड। ये ट्रांजिशनल अथॉरिटी के अंदर अपॉलिटिकल पैलेस्टीनियन लोग होंगे, ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन नहीं है, ना हमास के साथ जुड़े हैं, ना किसी और देश ईरान वगैरह इजिप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और पॉलिटिकल पैलेस्टीनियंस हु आर टेक्नोक्रेटिक इन नेचर, उनको सामने लाया जाएगा, एंड दे विल मैनेज द authority, transitional authority. They will take care of the governance with overall under oversight of an international board of peace, which will be led by Donald Trump himself alongside other important leaders, for example, UK Prime Minister, like that. तो इस तरीके से यूके प्राइम मिनिस्टर नाम यहाँ पे गलत आ गया, आई विल चेंज इट। तो मुद्दा ये है कि एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी। उस ट्रांजिशनल अथॉरिटी को काम दिया जाएगा कि आप फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करें, और ट्रांजिशनल अथॉरिटी को ओवरऑल टेक केयर करेगा एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस विच विल बी लेड बाय डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ along with important leaders like UK president, UK prime minister and all. Humanitarian aid and reconstruction, तो यहाँ पे पिछले 2 साल से लगातार बॉम्बिंग के कारण मैसिव ह्यूमन राइट्स इश्यूज आ गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। तो लोगों को सहायता, राहत की चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज रिपेयर किया जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम को रिबिल्ड किया जाएगा। प्लस द मोमेंट दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय हमास, within 72 hours all hostages kept by Hamas, लाइव या डिसीज्ड, कई सारे हॉस्टेजेस को तो मार भी दिया हमास ने, उनकी डेड बॉडी को रिटर्न करेगा हमास, ऐसा उनको कमिट करना होगा। तो दैट विल देयर विल बी हॉस्टेज प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप हैज इन हिज 20 पॉइंट प्लान हैज सेड कि वंस हमास एग्जिट आउट ऑफ गाजा रीजन, इजराइल विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इजराइल विल नॉट एनेक्स या ऑक्यूपाई गाजा। एनेक्स करके मतलब इसको गाजा को अपने इजराइल में मिलाएगा नहीं, या गाजा को फोर्सफुली पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले लेगा, ना ही एनेक्स करेगा मतलब मिला लेगा इजराइल के साथ, ऐसा भी नहीं करेगा इजराइल, ना ही उसको फोर्सफुली अपने सोल्जर्स को वहाँ भेज करके ऑक्यूपाई करेगा। सो इजराइल विल नॉट ऑक्यूपाई और एनेक्स गाजा, इजराइल विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। ये भी इस 20 पॉइंट प्लान में लिखा गया है। अगर ये प्लान सेफली इम्प्लीमेंट हो जाता है, वॉर सच में रुक जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का
लेगेसी जो है वो थोड़ा और स्ट्रेंथन हो जाएगा। उनका जो लक्ष्य है, बार बार कह चुके हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मैंने कई सारे वॉर रुकवाए हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में भी कन्फ्लिक्ट रुकवाने में क्रेडिट क्लेम करते हैं, यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए मैं प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं वो। अगर ये सच में हो जाता है तो उनकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रेंथन होगी, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका क्लेम स्ट्रेंथन होगा। भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, या भारत इस पीस प्लान को कैसे देख रहा है फॉर गाजा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस पीस प्लान का वेलकम किया है। ही हैज सेड दैट दिस इज द ओनली वायबल पाथवे। भारत के लिए पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर ये पीस प्लान इंप्लीमेंट होता है? तो इस एरिया में पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी, वेस्ट एशिया में, खासकर इजराइल जिस रीजन में है वहां पे। उससे क्या होगा कि इंडियन डायस्पोरा, भारत मूल के लोग, लगभग 90 लाख इंडियंस उस एरिया में रहते हैं, इंक्लूडिंग 18,000 इन इसराइल, 10,000 इन ईरान। और जब से कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, तब से ईरान और इसराइल के बीच में भी हॉस्टिलिटी बढ़ गई। तो इस कारण से पूरा वेस्ट एशिया जो है एक हॉट बेड ऑफ कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है आफ्टर दिस पीस प्लान, तो इंडियन डायस्पोरा का वेलफेयर होगा, उनकी सेफ्टी एंड इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर होगी। प्लस दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इंपोर्ट फॉर इंडिया। हाल फिलहाल में भारत बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रसिया से खरीदने लगा है। अदरवाइज दिस वेस्ट एशिया हैज बीन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज फॉर इंडिया। तो जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर वेस्ट एशिया से क्रूड ऑयल भारत सस्टेनेबल तरीके से इंपोर्ट करना फिर से शुरू कर देगा, एंड दैट वुड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया। कुछ चैलेंजेस भी होंगे बिकॉज ऑफ दिस 20 पॉइंट पीस प्लान अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है। तो चैलेंज मेनली होगा विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली थैंक किया है टू लीडर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज लाइक जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान फॉर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग ऑफ दिस 20 पॉइंट पीस प्लान। पाकिस्तान को तो अलग से थैंक्स बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चार्टिंग दिस 20 पॉइंट प्लान। तो अगर ये 20 पॉइंट प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान की ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रेंथन होगी, और भारत की जो पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, दैट इज टू आइसोलेट पाकिस्तान इन ग्लोबल ऑर्डर, उस पॉलिसी को थोड़ा सेटबैक लगेगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। समझते हैं क्या होता है साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, एसएसटीसी, समझने से पहले समझते हैं अबाउट साउथ साउथ कोऑपरेशन, एसएससी। साउथ साउथ कोऑपरेशन वर्ड तो हमने पहले भी देखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफा, आज एक बार फिर देख लेते हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन रिप्रेजेंट्स द आइडिया अकॉर्डिंग टू विच डेवलपिंग कंट्रीज कोऑपरेट विथ ईच अदर बाय शेयरिंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी विथ ईच अदर। फॉर एग्जांपल, भारत जैसे आईटीईसी प्रोग्राम चलाता है फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, जिसके अंतर्गत भारत अफ्रीकन देशों में ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग करता है, स्किल डेवलपमेंट कराता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो उसको कहा जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। अब साउथ साउथ कोऑपरेशन विथ टाइम, इसमें एक नया डायमेंशन भी ऐड हुआ, जिस कारण से एक टर्म इमर्ज होकर के आया साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। सो साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में क्या होता है कि दो डेवलपिंग कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया, ब्राजील मोजाम्बिक को हेल्प कर रहा है, ब्राजील इज शेयरिंग सम फार्मिंग टेक्निक्स विथ मोजाम्बिक। तो ये एग्जांपल हो गया साउथ साउथ कोऑपरेशन का। अब मोजाम्बिक को इस टेक्निक को अप्लाई करने में हेल्प कर रहा है जापान अपने तरफ से, बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न टूल्स एज वेल एज फंडिंग। So this is will be considered as South-South triangular cooperation, where a third partner may be a developed country, for example in this case जापान को मैंने दिखाया, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या G20 या फिर OECD। तो कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन या डेवलप्ड कंट्री साउथ साउथ कोऑपरेशन में असिस्ट करे अपने तरफ से। जैसे
इस केस में क्या हो रहा है, ब्राजील और मोजाम्बिक अपने आपस में तो कोऑपरेट कर ही रहे थे. जापान ऑल्सो स्टार्टेड कोऑपरेटिंग मोजाम्बिक इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी शेयर्ड बाय ब्राजील टू मोजाम्बिक. तो इसको क्या कहा गया, साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, वेयर द टू डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑलरेडी कोऑपरेटिंग, जिसमें कोई तीसरा डेवलप्ड कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट implementation of such skill schemes or technologies so that the cooperation becomes more meaningful. The third partner, mainly the developed country international organization, provides money, technology, expertise to make this initiative more successful. So this is the example of South-South triangular cooperation. अब अगर साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की जाए, एसएससी वर्ड की बात की जाए, तो आप कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट would be an example, a platform of South-South cooperation. But for the first time in 1978, under Buenos Aires Plan of Action, the word South-South cooperation was officially recognized. NAM started in 1960s only. And NAM can be an example of South-South cooperation, but South-South cooperation word was officially recognized in 1978 under Buenos Aires Plan of Action. फिर 1990s में that South-South cooperation started emerging into South-South triangular cooperation, where countries like Japan, Germany got into picture, started supporting cooperation between developing countries. Then international agencies like UNDP, FAO, WHO also started supporting South-South cooperation projects with funding and expertise. And this gradually shaped the idea of South-South triangular cooperation. And then in 2009, under Nairobi Outcome Document, which was accepted under United Nations High Level Conference on South-South Cooperation. तो South-South Cooperation की ही एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत. वहां पे नैरोबी आउटकम डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, जिसमें पहली बार यूनाइटेड नेशंस फॉर्मली, यूएन फॉर्मली एक्सेप्टेड द टर्म South-South triangular cooperation. So South-South cooperation was first accepted formally as a term in 1978, and South-South triangular cooperation was first time formally accepted in 2009. और करंट न्यूज यही है कि 12 सितंबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है साउथ साउथ कोऑपरेशन डे, एंड 12 सितंबर मार्क्स यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन. साउथ साउथ कोऑपरेशन एज वेल एज साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, दोनों के लिए डेट कौन सा है, 12 सितंबर. और इस साल का जो साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का थीम था, वो था साल 2025 के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन. भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया ऑल्सो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन एज वेल एज साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, क्योंकि इंडिया बिलीव्स इन द फिलोसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली. So ठीक है, इंडिया प्रायोरिटाइजेज इट्स नेशनल इंटरेस्ट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज एंड देयर इंटरेस्ट, बिकॉज वी कंसिडर इंटायर वर्ल्ड एज वन बिग फैमिली. So we already believe our ideas or our philosophy of Vasudeva Kutumbakam already includes the concept of cooperation, that is South-South cooperation as well as South-South triangular cooperation. भारत कई सारे इनिशिएटिव चला रहा है. आईटीसी प्रोग्राम तो मैंने आपको बताया ही पहले, अफ्रीकन देशों के अंदर साउथ साउथ कोऑपरेशन का एग्जांपल है. उसमें जब कोई डेवलप्ड कंट्री जैसे जर्मनी या जापान सपोर्ट करने आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन. उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विच इज अ यूएन एजेंसी along with India, is running a project for food distribution amongst poor countries, जिसको नाम दिया गया है अन्नपूर्ति, which is also known as grain ATM, can also be considered as an example of South-South triangular cooperation. भारत डेवलपिंग कंट्रीज में अफ्रीकन कंट्रीज जैसे मोजाम्बिक, नाइजीरिया, नामीबिया, वहां पे चला रहा है ये अन्नपूर्ति प्रोग्राम इन एसोसिएशन विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विच इज ए यूएन एजेंसी. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा प्रश्न आपसे मेन से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम साउथ साउथ कोऑपरेशन, एंड एग्जामिन इंडियाज अप्रोच ऑफ एसएसटीसी. तो इंडियाज अप्रोच में वासुदेव कुटुंबकम बता देना, अन्नपूर्ति मैंने बताया, आईटीसी ये सब वगैरह बता देना, उससे हो जाएगा आपका कि दिस इज इंडियाज अटेम्प्ट इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन एज वेल एज साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआई's पुश फॉर रूपी एंड फाइनेंशियल मार्केट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो
प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिए बेसिक इकोनॉमी क्लास के डिस्कशन, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आरबीआई हर 2 महीने पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है। तो हाल फिलहाल में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में तो मेनली मॉनेटरी पॉलिसी रेट से रिलेटेड फैसले लिए जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेट होता है इसको कहा जाता है नॉमिनल एंकर, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड टू 5.5% एंड पॉलिसी स्टैंस हैज बीन केप्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इन कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, नेक्स्ट वन विल बी डन इन दिसंबर, तो आने वाले रिव्यू में भी उम्मीद आप कर सकते हैं कि रेपो रेट विल नॉट चेंज। न्यूट्रल का मतलब आने वाले कुछ टाइम तक आप एक्सपेक्ट कीजिए कि रेपो रेट यही लगने रहने वाला है, इट विल नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी स्टैंस बीइंग न्यूट्रल। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में तो रेपो रेट रिलेटेड यही फैसला हुआ है कि रेपो रेट को नहीं बदला जाएगा। पॉलिसी स्टैंस ऑल्सो हैज बीन न्यूट्रल, मतलब आने वाले टाइम में भी नहीं बदलेगा। अभी 2-4-6 महीने तक यही आप रेपो रेट उम्मीद कर सकते हैं। बट उसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं आरबीआई ने। रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाने के लिए, रुपए का इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस हो ताकि हमारा करेंसी एक इंटरनेशनल करेंसी बने, उसके लिए आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्रॉस बॉर्डर लेंडिंग इन रुपी हैज बीन नाउ अलाउड। फॉर एग्जांपल नाउ इंडियन बैंक्स एंड देयर ओवरसीज आर्म, जैसे कि एसबीआई का कोई ब्रांच है दूसरे देशों में, दुबई में है, तो नाउ दे आर अलाउड टू लेंड इन रुपी टू द रेजिडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो उनको अब रुपए में लोन दिया जा सकता है। जैसे नेपाल का आदमी नेपाल के अंदर एसबीआई में अप्लाई करता है, उसको इंडियन रुपीज में लोन दिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे रुपए का थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। इट विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन डॉलर। तो इट कैन बी सीन एज ए स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डी डॉलराइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी एज एन इंटरनेशनल करेंसी। उसके अलावा एक्सपैंडिंग रोल ऑफ बैंक्स इन कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन, एक इंपॉर्टेंट फैसला है। नाउ बैंक्स आर अलाउड टू फाइनेंस कॉर्पोरेट एक्विजिशंस। प्रीवियसली इट वाज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू रिस्क कंसर्न। मामला क्या है देखिए, मान लीजिए कि एक कंपनी ए एक दूसरी कंपनी खरीदना चाहती है जिसका नाम है कंपनी बी। कंपनी ए वांट्स टू बाय कंपनी बी। अब इसके लिए कंपनी ए को पैसा चाहिए। पहले क्या होता था कि कंपनी ए जो एक दूसरी कंपनी खरीद रही है, अपने अंदर अक्वायर कर रही है या उसके साथ मर्जर कर रही है, उस केस में कंपनी ए कुड नॉट गेट लोन फ्रॉम बैंक फॉर दिस पर्पस। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गिव लोन बिकॉज देयर इज ह्यूज रिस्क। आप जब भी कोई नई कंपनी खरीदते हैं तो आप एक रिस्क ले रहे हैं, हो सकता है वो नया बिजनेस चले या ना चले। अब बैंक से लोन लेकर के आप ये रिस्क ले रहे हैं अगर, और ये बिजनेस नहीं चलता है तो आप तो डूबेंगे ही, कंपनी ये तो डूबेगी ही जो नई कंपनी खरीद रही है, बैंक्स को भी नुकसान होगा। तो अर्लियर आरबीआई हैड पुट ए रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आरबीआई का मेन लक्ष्य है ये निर्धारित करना कि बैंक्स लॉस में ना जाएं या बैंक्स जो हैं वो हेल्दी तरीके से अपने आप को मैनेज करते रहें। दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास ऑल्सो दैट आरबीआई's मेन रोल is to ensure that banking sector remains healthy. It is a regulator of banking sector. So earlier RBI had not allowed banks to finance corporate acquisition. इस तरीके के acquisitions में banks could not give loan, but now company could avail loan from banks in order to acquire some other company. अब RBI ने अलाउ कर दिया है क्योंकि आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि इससे देश के अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बिटवीन डिफरेंट कंपनीज वो थोड़ा फास्ट तरीके से हो पाएगा। बैंक का रिस्क थोड़ा सा बढ़ेगा, बट बैंक्स के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अलग से आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि किस किस तरीके के कंपनी को ही लोन दिया जा सकता है इन केस ऑफ एक्विजिशन एंड ऑल। वो एक अलग से गाइडलाइंस दिए हैं, बट अब अलाउ कर दिया है कि बैंक्स कैन गिव लोन टू एनी कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन। इससे क्या होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत जैसे फैसला किया गया था कि कोई भी इस तरीके के जो डिस्प्यूट है उसको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व किया जाएगा, वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा देश के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। मैंने हाल फिलहाल में ही 15 अगस्त यानी कि 1-1.5 महीने पहले ही इसको डिस्कस किया था इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस, इसलिए मैं आज इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इफ नीडेड यू कैन गो एंड लुक इनटू दैट एनालिसिस 15 अगस्त 2050।
15 अगस्त 2025। मुद्दा यह है कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के गोल्स को अचीव करने में आरबीआई का ये फैसला इफेक्टिव रहेगा। इसीलिए आरबीआई ने अब बैंक्स को अलाउ किया है कि दे कैन गिव लोन टू द कॉर्पोरेट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज मर्जर। उसके अलावा बूस्ट मार्केट डेप्थ एंड लिक्विडिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैसला है। अब क्या किया आरबीआई ने? आरबीआई हैज इंक्रीज द लेंडिंग लिमिट फॉर आईपीओ फाइनेंसिंग टू ₹25 लाख फ्रॉम अर्लियर 10 लाख। ये आईपीओ फाइनेंसिंग का क्या मामला है? देखिए, आईपीओ क्या होता है? जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में लाती है इन ऑर्डर टू सेल इट टू द कॉमन पब्लिक, इन ऑर्डर टू रेज फंड, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अलग अलग कंपनियां जो हैं पहले तो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जब अपने शेयर्स मार्केट में लाती हैं फॉर कॉमन पब्लिक टू बाई, देन दे बिकम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो कंपनियां जब अपना आईपीओ कर देती हैं देन दे बिकम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आई होप आपको क्लास का डिस्कशन ये भी याद आ रहा होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी नहीं होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब कंपनीज उस शेयर्स आर देयर फॉर कॉमन पब्लिक टू बाई, या दूसरे शब्दों में जिनका आईपीओ हो चुका है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, का मतलब होता है सरकारी कंपनियां। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ कर रही है, तो उसमें एक इंडिविजुअल बैंक से लोन लेकर के शेयर्स खरीद सकता है। अर्लियर क्या नियम था कि बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज कुड गिव ओनली अप टू 10 लाख रुपीज लोन टू एन इंडिविजुअल फॉर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। कोई भी नई कंपनी अपना आईपीओ कर रही है तो बैंक से मैक्सिमम 10 लाख तक उधार लेकर के इन्वेस्ट कर सकते थे इन दैट आईपीओ, उसके शेयर्स खरीद सकते उस कंपनी के। लेकिन अब लिमिट बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे आईपीओ में, तो नई नई कंपनियां जो कैपिटल मार्केट में आ रही हैं अपने लिए फंड रेज करने के लिए, उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मिलेगा। ऑफ कोर्स आरबीआई लिमिट क्यों लगाता है? क्योंकि देखिए आईपीओ अगेन क्या हो रहा है, आप एक नई कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी पहली बार कॉमन पब्लिक को अपने शेयर्स दे रही है खरीदने के लिए, तो आईपीओ इज वेरी अनसर्टेन प्रोसेस। ऐसा है समझिए जैसे कि आप अपनी शिप को लेकर के बड़े से ओशन में उतर रहे हैं। तो वैसे एक कंपनी जब आईपीओ करती है तो इट इज एंटरिंग इनटू एन अनचार्टर्ड टेरिटरी, तो रिस्क उठा रही है, बहुत सारे लोगों को अपने शेयर्स दे रही है, पैसा ला रही है, अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी। तो आने वाले टाइम में कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। कंपनी को नुकसान होगा तो उस इंडिविजुअल को नुकसान होगा जिसने उसके आईपीओ में पैसा लगाया है, इंडिविजुअल को नुकसान होगा तो बैंक को भी नुकसान होगा जिसने उसको लोन दिया है। तो इसी कारण से आरबीआई एक लिमिट तय करती है कि अगर आईपीओ हो रहा है तो उसमें एक आदमी मैक्सिमम 25 लाख रुपए, अब पहले 10 लाख था, अब 25 लाख रुपए तक ही लोन लेकर के आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट इज द आइडिया कि अर्लियर आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए लिमिट था 10 लाख, अब बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। तो इससे ऑफकोर्स कैपिटल मार्केट को फायदा होगा, नई नई कंपनियां जो आईपीओ करेंगी उनमें अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। प्लस आरबीआई हैज ऑल्सो इंक्रीज द लिमिट ऑन लोन अगेंस्ट शेयर्स टू ₹1 करोड़ फ्रॉम अर्लियर 20 लाख। आपके किसी कंपनी में शेयर्स हैं, उन शेयर्स को प्लेज करके आप लोन लेना चाहें तो बैंक से आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। तो मुद्दा यह है कि बैंक्स के अलग अलग नियमों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है आरबीआई ने, आईपीओ फंडिंग वगैरह एंड ऑल, लेंडिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड ऑल, इन सब में रिलैक्सेशन किया आरबीआई ने ताकि देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थोड़ा बूस्ट मिले। कैपिटल मार्केट जहां पे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं उस मार्केट में भी थोड़ा पैसा ज्यादा आए। तो इन सब कारणों से थोड़ा लिबरलाइज्ड पॉलिसी अडॉप्ट की है आरबीआई ने, और बैंक्स को इस हिसाब से परमिट किया है टू गिव और पास हायर अमाउंट ऑफ मनी, चाहे वो एक्विजिशन पर्पस के लिए हो चाहे आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए हो। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बायोस्टिमुलेंट्स, गवर्नमेंट पुल्स नॉट फॉर 11 बायोस्टिमुलेंट्स। मैं ये टॉपिक मेनली कवर कर रहा हूँ ताकि आपको बायोस्टिमुलेंट्स के बारे में समझा सकूँ, ये होते क्या हैं। प्रीलिम्स में पहले भी पूछ चुका है यूपीएससी, आगे भी पूछा जा सकता है इन यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी प्रीलिम्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है बायोस्टिमुलेंट्स, देखते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ प्लांट्स, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, ईल्ड अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो पाए, या जो स्ट्रेस है फॉर एग्जांपल सनलाइट का या एक्सेसिव वाटर, इनको कहा जाता है अबायोटिक स्ट्रेस, उसकी टॉलरेंस प्लांट्स की बढ़ जाए। इन सब चीज़ों में फायदा होता है बायोस्टिमुलेंट्स की मदद से। ध्यान रहे कि बायोस्टिमुलेंट्स आर नॉट फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट इन इटसेल्फ,
Biostimulants are not fertilizer. That means they are not nutrient in itself, but they enhance the ability of the plants to extract nutrients. It enhance nutrient uptake of the plants. उससे फिर yield में, quality में, stress tolerance में फायदा मिलता है. So biostimulants do not supply nutrients directly. इसी पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था थोड़ा पहले. They do not supply nutrients directly, unlike fertilizers, but they help in enhancing nutrient uptake. जैसे कुछ कुछ आप लेते हैं ना एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, वो अपने आप में न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बट आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाता है. वैसे ही काम करता है बायोस्टिमुलेंट इन द प्लांट्स. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी, टोमेटो, पोटैटो, क्यूकम्बर एंड चिली. न्यूज़ ये है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 11 तरीके के बायोस्टिमुलेंट जो काफ़ी पॉपुलर थे फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज उस पर बैन कर दिया है, क्योंकि इन बायोस्टिमुलेंट्स में मेनली एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे चिकन फेदर्स, पिग टिश्यूज, बोन्स, ईटीसी. और इन सबको बैन किया गया है फॉर रिलीजियस एज वेल एज डाइटरी कंसर्न्स, क्योंकि बायोस्टिमुलेंट्स है तो पेड़ पौधों पे तो रह ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के खाने में भी रह जाते हैं. तो इस कारण से रिलीजियस एज वेल एज डाइटरी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको बैन किया, क्योंकि कई सारे हिंदू एंड जैन कम्युनिटी ने इन बायोस्टिमुलेंट्स के खिलाफ कंप्लेन किया, तो फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया. प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा बायोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं उस पर ऐसा प्रश्न पूछ सकता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कोकराझार गेलेफू वाला रोड जो है वो रेलवे लाइन जो है बेसिकली वो 69 किलोमीटर का था, नॉट 20. एंड इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट नॉट द सेकंड रेल कनेक्टिविटी बिटवीन असम एंड भूटान. सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. यहाँ पूछ रहे हैं इनकरेक्ट कौन से हैं, तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही थे इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी से रिलेटेड. नेशनल ट्रीटमेंट, अ कंट्री मस्ट ट्रीट फॉरेन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इक्वली आफ्टर फॉरेन गुड्स आर एंटर्ड इन द मार्केट. डुगोंग जो है इट इज नॉट फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. कहीं कहीं जगहों पे, कुछ कुछ जगहों पे पाए जाते हैं, पाक बे वगैरह में. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड 3 सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.